हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्या चीज डिस्कस कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में जो है हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कि हमारा लेंथ का मेजरमेंट करने का एसआई यूनिट भले ही हमारा मीटर हो, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर जो है मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट्स का जो है यूज करते हैं। जैसे अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम का। उससे भी बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है तो लाइट ईयर का। उससे भी बड़ा अगर मेजर करना है तो हम लोग पारसेक का यूज करते हैं। फिर छोटी छोटी चीजों को मेजर करने के लिए हम लोग मिली, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, इस तरीके के जो है चीजों का जो है यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है क्या हो गया कि जैसे मैंने आपको 7 जो है मेजर जो हमारे क्या थे, 7 मेजर एसआई यूनिट जो थे उसके मैंने आपको डेफिनेशन बता दिए थे। 1 केजी, 1 मीटर, 1 लीटर, सॉरी 1 एम्पियर, 1 कैंडेला, इन सब के बारे में जो है मैंने क्या किया था, आपको बता दिया था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, दो सब्सिडियरीज एंगल के जो डेफिनेशंस थे वो क्या हो गए थे, छूट गए थे। ठीक है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा बोला था, लेकिन क्या हो गया था, भूल गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग उन दोनों डेफिनेशंस को देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सब्सिडियरी में सबसे पहला जो क्वांटिटी था वो कौन सा था, प्लेन एंगल था। याद है आपको, प्लेन एंगल। ठीक है, और प्लेन एंगल जो था इसका मैंने आपको यूनिट बताया था। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन होता है। ठीक है, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, एक रेडियन हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, क्या है, 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, मान लो आप क्या किए, एक यूनिट रेडियस का जो है आपने सर्कल बनाया। यूनिट रेडियस का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी जो है, लेकिन वो कितना होगा, 1 होगा। उसको लेकर आपने क्या किया, एक जो है सर्कल बनाया, और ये जो O है और ये जो A है, ये यूनिट रेडियस से बना हुआ क्या है, एक सर्कल है, और OA इस सर्कल का रेडियस है, और इसका लेंथ कितना है, 1 यूनिट। ठीक है, अगर ये जो OA का जितना डिस्टेंस है, अगर उतना ही डिस्टेंस आप इसके सरकमफेरेंस में चलते हो, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, इतना ही डिस्टेंस अगर आप इसके सरकमफेरेंस में जाते हो, तो सरकमफेरेंस में आप कहां पर पहुंच गए, मान लो B पॉइंट पर, और A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस O से लेके A तक का है। तो जब आप A से B तक इसके लेंथ के बराबर डिस्टेंस चले जाओगे, तो इस सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। समझ में आ गया। सो 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होगा, 1 रेडियन इज द एंगल बिटवीन यूनिट रेडियस एंड यूनिट आर्क मेड एंगल एट अ सेंटर। ठीक है, समझ में आ गया। एक रेडियन क्या है, द एंगल मेड बाय यूनिट रेडियस एंड यूनिट आर्क टू द सेंटर इज नोन एज 1 रेडियन। तो अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, मैं एक और बार बता दे रहा हूं। 1 रेडियन एंगल इज द एंगल which is made by unit radius and unit arc to the center of the circle. यूनिट रेडियस और यूनिट आर्क जो मिलकर जितना लेंथ का जो एंगल सर्कल के सेंटर के साथ बनाते हैं वही क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास जो सब्सिडियरीज एंगल जो था, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया था, सॉलिड नाम दिया था हमने उसको, सॉलिड एंगल। ठीक है, अब सॉलिड एंगल का मैंने आपको ऐसा यूनिट बनाया था, क्या होता है, स्टे रेडियन। ठीक है, क्या होता है, स्टे रेडियन। सो स्टे रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है, देखो इसका भी डेफिनेशन थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। यहां पर आपने क्या किया, यूनिट रेडियस का जो है आपने सर्कल लिया, आप यहां क्या करोगे, यूनिट रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो सर्कल जैसा ही दिख रहा है, ये भी सर्कल जैसा ही दिख रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, तो भैया दोनों में डिफरेंस है। सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। अभी हम लोग इसके बाद अगला चैप्टर ही पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन करके। ठीक है, तो सर्कल होता है 2D और स्फीयर होता है 3D डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो अगर आप एक यूनिट रेडियस का क्या कर रहे हो, लेकर एक स्फीयर बना रहे हो, ठीक है, और अगर कहीं पर आप इसमें से 1 मीटर स्क्वायर का जो है कहीं पर आपने इसमें से एरिया चूज किया, ठीक है, स्फीयर में अपने
एक यूनिट का स्फीयर ड्रॉ किया और उस स्फीयर में से आपने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है चूज किया। तो ये एरिया मान लो ये वाला है, ठीक है, ये एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तो ये 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो स्फीयर के सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल क्या कहलाता है, 1 स्टेरेडियन। ठीक है, सो 1 स्टेरेडियन क्या है, द एंगल सबटेंड बाय 1 मीटर स्क्वायर एरिया to the center of the sphere and the radius of the sphere is 1 unit। समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया यूनिट रेडियस वाले स्फीयर के सेंटर के साथ जो भी एंगल बनाता है वो कहलाता है 1 स्टेरेडियन। क्लियर हो गया आपको? चलो अब आते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पर, ठीक है। सो कुछ और प्रैक्टिकल जो है हम लोग क्या करते हैं, यूनिट्स जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेंथ से ही रिलेटेड हम लोग देखते हैं, जैसे एरिया हो गया, ठीक है। एरिया जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, ठीक है। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज दोनों चीजें हमने डिस्कस की थी कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है। तो एरिया जो होता है उसमें दो चीजें आती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, और एक्चुअली ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, लेंथ ही होते हैं। मतलब लेंथ इंटू लेंथ मतलब लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। लेंथ का स्क्वायर मतलब लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया का एरिया का जो है फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये तो एसआई सिस्टम में हो गया कि एरिया का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर जो है होता है। लेकिन इसके अलावा हम लोग अपने डेली लाइफ में जो है क्या करते हैं, एरिया का जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग अलग अलग प्रैक्टिकल यूनिट्स का जो है यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इंडिया में ही चले जाओ तो कहीं पर जो है खेत को नापने के लिए जो है क्या बोलते हैं, बहाल का यूज करते हैं, कहीं पर जो है क्या करते हैं, बीघा का यूज करते हैं, कहीं पर जो है बही का यूज करते हैं। तो इस तरीके से खेतों को नापने के लिए जो है अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग जो है यूनिट्स का जो है यूज किया जाता है, ठीक है। अब अलग अलग जगह पर अगर अलग अलग यूनिट्स यूज होंगे तो उससे नुकसान क्या होंगे। तो जैसे पंजाब में मान लो चल रहा है एक बही, मतलब खेत को नापने के लिए बही का यूज कर रहे हैं। यूपी में मान लो चल रहा है, किसका यूज चल रहा है, मान लो वहां पे जो है बागी का, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, यूनिट बोल रहा हूं मैं, अभी मैंने बोला था, नाम लिया था, ठीक है, बीघा, ठीक है, बीघा। यूपी में चल रहा है बीघा और पंजाब में चल रहा है बहाल या फिर बीहा, ठीक है। तो ये यूपी का अगर एक आदमी कहाँ जाएगा, अगर पंजाब जाएगा वहां जमीन खरीदने और वहां पर तो उसको एरिया के बारे में पता ही नहीं है कि वहां पर जो है कौन सा सिस्टम जो है चलता है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, सारे प्रैक्टिकल यूनिट्स को जो है हमने एसआई यूनिट के साथ हमने कनेक्ट करना स्टार्ट किया, ताकि जो पंजाब में जो बही बोल रहा है या यूपी में जो बीघा बोल रहा है वो सब चीजें जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाए, ताकि सबके लिए समझना क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। सो और जैसे हम लोगों के छत्तीसगढ़ में क्या यूज होता है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जो है एकड़ यूज होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एकड़ यूज होता है, यूपी में बीघा यूज होता है, पंजाब में बेहल यूज होता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं, तो सबको हमने क्या किया, मीटर से कनेक्ट कर दिया। सो एक एकड़ जो होता है वो किसके बराबर होता है, अगर हम लोग मीटर में डिस्कस करें तो एक एकड़ जो होता है वो मीटर में होता है लगभग लगभग 4047 मीटर स्क्वायर। अब एरिया है तो यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो एक एकड़ जो होता है वो 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर जो है लगभग होता है, ठीक है। इसके अलावा 1 एकड़ के अलावा एक और जो है सिस्टम यूज किया जाता है प्रैक्टिकल यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 एयर बोलते हैं, ठीक है। एरिया नहीं बोलते, 1 एयर बोलते हैं, स्पेलिंग है ARE। और 1 एयर जो होता है वो लगभग लगभग बराबर होता है कितना के, 10 टू द पावर 2 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। मतलब 10 बाई 10 का, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 10 बाई 10 का घर है बोलते हैं। तो अगर कोई एरिया 10 बाई 10 मीटर का बना हुआ होता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, 1 अर जो है यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कई जगह जो होता है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, हमारे इंडियन गवर्नमेंट हो गया, ये लैंड को मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करता है, हेक्टेयर का यूज करता है, ठीक है। किसका यूज करता है, हेक्टेयर का। तो हेक्टेयर भी क्या हो गया, एक प्रैक्टिकल यूनिट हो गया।
और 1 हेक्टेयर जो होता है वो ऑलमोस्ट कितना होता है 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर का एरिया जो होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं 1 हेक्टेयर बोलते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो कि अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग यूज होता है, लेकिन हमने सबको क्या किया मीटर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमको एकड़ का रिलेशन मीटर के साथ पता है, एयर का रिलेशन भी मीटर के साथ पता है, हेक्टेयर का भी रिलेशन हमको मीटर के साथ पता है, तो अब हमको उससे कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं एरिया का मेजरमेंट जो है प्रैक्टिकल में भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकल यूनिट्स को हम लोग जो है एसआई सिस्टम से हम लोग कनेक्ट भी जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास। ये तो हो गया हमारा लेंथ का, ठीक है। लेंथ के बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास के बारे में जो है देखते हैं। ठीक है, तो हमने जब डेफिनेशन पढ़ा था तो मास का जो है एसआई सिस्टम में जो हमने यूनिट बनाया था वो क्या था 1 केजी था। ठीक है, मतलब 1 केजी इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। लेकिन इसके अलावा भी जो है हम लोग क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में जो है अलग अलग जो है प्रैक्टिकल यूनिट्स का जो है यूज करते हैं मास के मेजरमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि एक बड़ी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं टन का यूज करते हैं। ठीक है, जब हमारा सामान जो है जैसे कोयला हो गया या कोई सामान हो गया बोरी हो गया, जब ट्रक में लोडेड होता है तो वहां पर हम लोग केजी नहीं यूज नहीं करते। ठीक है, हम लोग ये नहीं बोलते कि हमारे ट्रक में जो है 80,320.5 या 0.5 केजी है। वहां पर हम लोग बड़ी चीजों को मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, वहां पर हम लोग टन का यूज करते हैं। सो एक प्रैक्टिकल यूनिट्स हमारा क्या हो गया 1 टन हो गया। और 1 टन को अगर हम लोग केजी में रिलेशन करने बताएं तो 1 टन इज इक्वल टू लगभग लगभग बराबर होता है या लगभग क्या एग्जैक्ट 1000 केजी, मतलब 1000 केजी जो होता है 1000 केजी को ही हम लोग क्या बोलते हैं 1 टन जो है हम लोग बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1 टन इज इक्वल टू कितना होता है 1000 केजी जो है होता है। ठीक है, उसके बाद इससे थोड़ी सी और छोटी क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम लोग अपने मार्केट वगैरह में जो है जहां पर सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहां पर जो वहां के जो सामान खरीदने और बेचने वाले जो होते हैं वो मोस्टली जो है यूज करते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्विंटल बोलते हैं। ठीक है, आपने भी सुना होगा कि ये जो बोरी है ये आधा क्विंटल का है, 1 क्विंटल का है, 2 क्विंटल का है करके हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रैक्टिकल यूनिट से हमारा क्विंटल, QUNATAL। ठीक है, क्विंटल। तो 1 क्विंटल जो होता है वो कितना होता है, तो 100 केजी का कोई सामान जब हो जाता है तो उसको इसके लिए हम लोग 100 केजी वर्ड यूज ना करके हम लोग क्या यूज करते हैं 1 क्विंटल यूज करते हैं और ये ज्यादा इजी है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास अगर 300 केजी है तो बार बार बोलेंगे हमारे पास 3 केजी 300 केजी है 300 केजी है 300 केजी है, तो ये थोड़ा सा हमको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो हमने क्या किया इसको इजी बनाने के लिए वो जो 100 है उसके बजाय हमने यूज कर लिया क्विंटल। अब हमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारे पास कितना सामान है 3 क्विंटल, इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मास के लिए बड़े के लिए जो है एक और यूनिट। ठीक है, उसके बाद एक चीज जो फार्मर जो यूज करते हैं अपना धान बेचते समय अपना राइस बेचते समय वो होता है 40 किलो का एक बोरी होता है। जो गवर्नमेंट जो धान खरीदता है ना सोसाइटी वगैरह में, ठीक है आपको पता होगा वो किस में खरीदता है बोरी में खरीदता है और एक बोरी जो होता है वो कितना होता है 40 केजी का होता है। तो इस 40 केजी के एक बोरी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं 1 मन। ठीक है, 1 मन, इसको इंग्लिश में स्पेलिंग इसका होता है MUND, लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं मन। सो 1 मन इज इक्वल टू कितना होता है 40 केजी। तो 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी और 1 मन इज इक्वल टू कितना होता है 40 केजी जो है होता है। ठीक है, ये जो है क्या है ये हमारे किसके मेजरमेंट है मास के मेजरमेंट करने के जो है तरीके हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग क्या करते हैं जैसे कि एक बड़ा फेमस जो है जैसे आप लोग भी अपने डेली लाइफ में यूज करते होंगे, जब किसी का बर्थडे आता है चाहे आपके फ्रेंड का हो चाहे आपके रिलेटिव का है चाहे आपके घर में किसी का हो, ठीक है, तो जब बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आप जब केक लेने जाते हो बेकरी में तो वहां पर जो बेकरी वाले से जो है केक जो मांगते हो आप वहां पर जो है कौन सा यूनिट यूज करते हो केजी। तो आंसर है नहीं, केजी में हम लोग कभी भी जो है केक जो है नहीं खरीदते, हम लोग वहां पर किस में खरीदते हैं पाउंड में खरीदते हैं। किस में खरीदते हैं
पाउंड में। ठीक है, आपने सुना होगा कि 100 पाउंड का केक दूं कि 200 पाउंड का केक दूं कि 500 पाउंड का केक दूं करके। ठीक है, तो पाउंड से जो है हम लोग केक का जो है मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और पाउंड के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं वो यूज करते हैं LBS। आपने देखा होगा, कहीं पर देखा होगा 5 LBS, 10 LBS, 20 LBS, खासकर जो डंबल्स जो होते हैं जिम में। ठीक है, जिम में जो डंबल्स होते हैं वो मोस्टली जगह के जो होते हैं वो किसमें होते हैं, LBS में होते हैं। ठीक है, और एक LBS जो होता है वो लगभग आधा केजी या उससे थोड़ा सा जो है क्या होता है, कम का होता है। ठीक है, मतलब लगभग 480 ग्राम जो होता है, 480 ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट नहीं है ये आसपास की वैल्यू। ठीक है, 480 ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पाउंड बोलते हैं, और इसको कैसे लिखते हैं, LBS की तरह लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मास के लिए एक और नया चीज। उसके बाद एक और प्रैक्टिकल यूनिट जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, जब हम लोग ज्वेलरी खरीदने जाते हैं या डायमंड खरीदने जाते हैं, तो वहां पर जो है हम लोग क्या करते हैं भैया, 24 कैरेट का गोल्ड दिखाना, 22 कैरेट का गोल्ड दिखाना, ये बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो कैरेट जो होता है ये भी क्या है, एसआई सिस्टम नहीं है, ये कैरेट क्या है, एक हमारे पास जो होता है प्रैक्टिकल यूनिट होता है। तो 1 कैरेट को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 1 कैरेट कितना होता है, देखो, सो 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 ग्राम। ये किसके बराबर होता है, 200 ग्राम के बराबर जो है होता है। अब 200 ग्राम को आप चाहो तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 0.2 केजी। तो 1 कैरेट जो होता है वो केजी में कितना होता है, 0.2 केजी जो है होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और प्रैक्टिकल यूनिट मास का। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे जो है प्रैक्टिकल यूनिट जो है क्या होते हैं, अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग आज भी यूज होते हैं। जैसे ब्रिटेन में जो पाउंड वाला जो सिस्टम है वो आज भी यूज होता है। ठीक है, हमारे यहाँ भी बहुत जगह चलता है क्योंकि हम तो सबके कल्चर को अडॉप्ट किए हुए हैं। ठीक है, केक लेने जाते हैं तो LBS में चलता है, कोयला लेने जाते हैं तो टन में चलता है, सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्विंटल में होता है, ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो कैरेट में खरीदते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, सब जो जैसा हमको कंफर्टेबल लगे हम लोग क्या करते हैं, वैसा यूनिट जो है हम लोग इंडिया वाले यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक और प्रैक्टिकल यूनिट जो है आपने सुना होगा किसका, वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम का जो हमारे पास एसआई यूनिट जो होता है, वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ की पावर में 3, लेंथ की पावर में 3 मतलब इसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। लेकिन जब हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पर हम लोग वॉल्यूम को जो है मीटर क्यूब में नहीं बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया हमको आधा लीटर दूध दे दो या 1 लीटर दूध दे दो, तो वहां पर हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, लीटर का जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो लीटर जो होता है ये क्या है, एक प्रैक्टिकल यूनिट है, ये एसआई यूनिट नहीं है। तो अब हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं कि लीटर जो होता है वो मीटर में कितना होता है। तो देखो, 1 लीटर को अगर आपको समझना है तो आप क्या करो, एक ऐसा क्यूब बनाओ, क्यूब तो आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। ठीक है, एक ऐसा क्यूब बना दो, ठीक है, जिसका हर एक साइड जो हो वो कितना हो, 10 सेंटीमीटर का हो, उसका हर एक साइड क्या हो, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब मीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 0.1 0.1 0.1। तो एक ऐसा क्यूब बनाओ जिसका हर एक एज कितना हो, अगर सेंटीमीटर में बोलोगे तो 10 सेंटीमीटर और मीटर में बोलोगे तो कितना होना चाहिए, 1 मीटर का जो है होना चाहिए। तो 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर का अगर आप लेंथ ब्रेड्थ हाइट को लेकर अगर एक क्यूब बनाते हो, तो ये क्यूब जो बनने के बाद जितना अपने अंदर में लिक्विड स्टोर करेगा, ये कुछ ना कुछ तो लिक्विड स्टोर करेगा ना, जैसे पानी का टंकी है तो पानी स्टोर करेगा, ऑयल का टैंक है तो ऑयल स्टोर करेगा। तो 0.1 0.1 0.1 साइड वाला जो क्यूब जो होता है वो अपने अंदर में जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को कंटेन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लीटर जो है बोलते हैं। समझ में आ गया? तो 1 लीटर क्या है, अगर आप 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का लेकर जो है क्या करोगे, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लेकर एक क्यूब बनाओगे, तो वो क्यूब अपने अंदर में जितना भी लिक्विड या एयर को स्टोर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके अंदर में 1 लीटर जो है चीज अवेलेबल है। आ गया समझ में? तो 1 लीटर क्या हो गया, अब इसका कन्वर्जन देख लेते हैं कि लीटर को हम लोग मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर देख लो कि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मतलब अगर मीटर में मैं बोलूं तो 10 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा,
10/1000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/10। मतलब आपको ये देखो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर है, हम लोग इसको कन्वर्ट किसमें करना चाहते हैं मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल, मतलब सेंटीमीटर मतलब 1/10, तो 1/10 मीटर 1/10 मीटर, ठीक है, और 1/10 मीटर, ये तीनों क्या हैं कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे, और 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा 1। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन पता चला कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है 1000 लीटर के जो है बराबर होता है 1000 लीटर। तो ये रिलेशन याद रखना, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्पफुल जो है होंगे कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, 1 लीटर क्या होता है 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर होता है, जबकि 1000 लीटर क्या होता है 1/10 1/10 1/10। मतलब अगर आप 1 मीटर का लेंथ लोगे, 1 मीटर का ब्रेड्थ लोगे, 1 मीटर का हाइट लोगे, और जब क्यूब बनाओगे तो वो जितना पानी स्टोर करेगा वो कितना होगा 1000 लीटर, और 0.1 मीटर 0.1 मीटर और 0.1 मीटर का लेंथ ब्रेड्थ हाइट लेकर जो बनाओगे वो कहलाएगा 1 लीटर। समझ में आ गया आपको, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर जो है होता है। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट जो है आपको एक और चीज जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हाँ एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, मास का जो है एक और बड़ा यूनिट जो है होता है, ठीक है। अब हम लोग ये जानना चाहते थे कि मास का सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में साइंटिस्ट ने बहुत सारी स्टडीज की, और बहुत सारी जब स्टडीज की तो उनको पता चला कि एक ऐसा लेवल होता है जिसके बाद जो है उससे बड़ा मास जो है बनाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मतलब जब आप 12th क्लास में जाओगे वहां पर रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे तो वहां पर आप देखोगे कि जैसे जैसे किसी एटम का एटॉमिक नंबर या किसी एटम का साइज या किसी मटेरियल का साइज जब बड़ा होते 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 जाता है तो एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम के बाद वो क्या हो जाता है वो टूटने लगता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम जो साइज है या वो मैक्सिमम जो मास है वो कितना होता है वो हम लोग पता करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हमारे इंडिया के एक ग्रेट साइंटिस्ट है जिसको हम लोग जिनका नाम था चंद्रशेखर, ठीक है। तो चंद्रशेखर ने जो है इसी के बारे में जो है स्टडी किया और बताया कि वो मैक्सिमम मास जो है कितना हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने आगे चलकर जो है क्या नाम दिया चंद्रशेखर लिमिट जो है हमने उसका नाम रखा, ठीक है, CSL चंद्रशेखर लिमिट। तो चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है, किसी भी पदार्थ का अधिकतम मास कितना हो सकता है उसके बारे में जो बताता है, जो लिमिट हमको बताता है उस लिमिट को हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक चंद्रशेखर लिमिट जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो देखो जो हमारा जो अर्थ है, अर्थ से भारी किसका मास होता है सन का मास होता है, और हमारे सोलर सिस्टम में सबसे भारी मास किसका है सन का ही है, ठीक है। तो सन का जितना मास है अगर उसका हम लोग 1.4 टाइम्स कर दें तो जो हमको मिलेगा वो किसके बराबर होगा, एक चंद्रशेखर लिमिट के जो है बराबर जो है होगा। तो 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, मास ऑफ सन। इतना भारी चीज यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, अगर इससे कोई भारी चीज अगर बनी तो वो क्या हो जाएगा टूटने लगेगा, उसका एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो दुनिया की सबसे भारी चीज कौन सी है, तो वो है चंद्रशेखर लिमिट। और कितना हो सकता है दुनिया की सबसे भारी चीज अगर आपसे पूछेगा तो सन का जितना मास है उसका 1.4 टाइम्स जो है मैक्सिमम मास जो है इस दुनिया में रह सकता है। उससे ज्यादा मास अगर होगा तो वो अपने आप खुद ही क्या हो जाएगा बिना किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के जो है वो टूटना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो एक और प्रैक्टिकल यूनिट हमको मिल गया मास का, और वो क्या है 1 चंद्रशेखर लिमिट है। समझ में आ गया, तो ये है प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब हम लोग आगे देखते हैं टाइम के जो है कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। हमने जो है मास के देख लिए, हमने लेंथ के देख लिए, अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। सो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम जो होता है, अच्छा
एक और छोटा सा चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे कि सर आप बार बार वापिस आ जा रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं रहे हो करके, ठीक है। लेकिन क्या है, कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि अचानक से याद आ जाती हैं, तो वो चीजें आपके लिए जाननी जो है जरूरी है, ठीक है। और मेरा पढ़ाने का रीजन भी आपको क्या है, कामयाबी के लिए नहीं, आपको काबिल होने के लिए पढ़ाना है, ठीक है। थ्री इडियट का डायलॉग सुने हो ना, कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए पढ़ाई करो, ठीक है। तो काबिल होने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, कोई बात नहीं। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, रिवर्स चले जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से बड़े बड़े मास को मेजर करने के लिए हमने अलग अलग प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज की, उसी तरीके से छोटे छोटे मास को भी जो है हमने मेजर करने के लिए जो है कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है हमने यूज की। जैसे अगर हम लोग किसी एटम का मास अगर मेजर करना चाहते हैं, तो एटम का मास जो होता है वो होता है 10 टू द पावर -19 या 10 टू द पावर -16। तो बार बार जो है हमको ये चीज बोलना जो है अच्छा नहीं लगता है कि हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो 1.969 इंटू 10 टू द पावर -19 है, नाइट्रोजन का जो मास है वो 2.67 इंटू 10 टू द पावर -18 है। ये इतना बड़ा बड़ा चीज जो है हमको बोलना जो है ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो हमने क्या किया, एटम्स के मास को नापने के लिए भी हमने क्या किया, प्रैक्टिकल यूनिट जो है हमने बना दिया। और उसका रेफरेंस हमने किसको लिया, तो हमने लिया कि सबसे छोटा मास किसका होता है भैया, तो सबसे छोटा मास होता है हाइड्रोजन एटम का। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन एटम का जितना मास होगा उसको हम लोग बोलेंगे आज से एक AMU। क्या बोलेंगे उसको, AMU। ये आपको बुक्स में भी या बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 1 AMU, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसका मतलब आज से समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन का मास जितना है वो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ऐसा हमने उस टाइम सब लोगों को जो है पढ़ा दिया कि जब भी आज से आप कहीं पर भी पढ़ोगे 1 AMU, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये किसका मास है, हाइड्रोजन के एटम का। और अगर आप कहीं पर ऐसा पढ़ोगे कि एक सब्सटेंस है एक्स सब्सटेंस का जो मास है वो है 5 AMU, तो इसका मतलब क्या समझोगे, तो एक्स एक ऐसा एटम है जिसका मास जो है वो हाइड्रोजन के मास से क्या है, 5 गुना ज्यादा भारी है, ठीक है। अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हो कि किसी एटम का जो है मास जो है वो 3 AMU है, तो 3 AMU है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का जितना मास है उससे 3 गुना ज्यादा भारी मास उस पदार्थ का है, ठीक है। फिर बाद में इतना बड़ा भी बोलना हमको अच्छा नहीं लगता था, 1 AMU 1 AMU। तो फिर हमने इसका नाम और छोटा कर दिया, ठीक है। जैसे आपके घर में आपका नाम अगर बहुत बड़ा है तो पहले छोटा होगा, फिर जो होगा उसके बाद क्या होता है, जो ग्रैंड मदर जो होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, वो उस नाम को और छोटा कर देते हैं। तो उसी तरीके से बार बार हाइड्रोजन का मास 1 AMU, नाइट्रोजन का मास 2 AMU, ये ऐसा बोलना हमको मजा नहीं आ रहा था, किक नहीं मिल रहा था। तो हमने क्या किया, किक मिलने के लिए जो है ए और एम को हमने काट दिया और हमने फिर क्या यूज किया, कैपिटल यू ही यूज किया। तो कहीं कहीं आपको देखने को यू भी मिल सकता है और कहीं कहीं जो है AMU भी देखने को मिल सकता है। खासकर केमिस्ट्री में जो है आपको डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग किसको लेकर पढ़ेंगे अभी, AMU को जो है लेकर पढ़ेंगे। भले ही हमको किक मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम लोग इसको लेकर जो है पढ़ेंगे, ठीक है। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है, हाइड्रोजन के एटम का जो मास होता है उसको बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसके कंपैरिजन कर करके जो है हमने क्या किया, बाकी सारे एटम्स के जो है मास हमने निकाले, ठीक है। लेकिन बाद में क्या प्रॉब्लम हुआ कि ये जो हाइड्रोजन वाला जो सिस्टम था, ये भी क्या हो गया, हमको जो है उतना अच्छा रिजल्ट जो है नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि नेचर में जो हाइड्रोजन है वो बहुत कम एलिमेंट्स के साथ ही क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो बाकी सारे कंपाउंड का मास निकालने में जो है हमको क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर हमने क्या किया, हमने अपने सिस्टम को जो है चेंज कर दिया। अब हमने बोला कि अब हम लोग हाइड्रोजन के मास के रेफरेंस पर जो है बाकी चीजों को नहीं नापेंगे, लेकिन हम लोग अपना प्रिंसिपल यही रखेंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन का जो मास है उसी के बराबर होगा, लेकिन एटम को बदल देंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मैंने क्या बोला कि हम लोग अपने मास को नापने के लिए हाइड्रोजन एटम का यूज नहीं करेंगे। अभी तक हम लोग क्या यूज करते थे, हाइड्रोजन एटम। जैसे 5 AMU, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के मास एटम का जो मास है उससे 5 गुना। 3 AMU मतलब हाइड्रोजन के एटम के मास का 3 गुना। अब ये वाला तरीका यूज नहीं करेंगे, क्यों,
क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो नेचर में बहुत कम चीजों के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है, लेकिन 1 AMU जो बनेगा वो हाइड्रोजन के एटम के मास के बराबर ही होगा। अब ये कैसे होगा देखो, आपने कार्बन के बारे में सुना है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है, 12 एटॉमिक मास यूनिट, 12 AMU, ठीक है। वैसे इसके बहुत सारे आइसोटोप्स भी होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 भी जो है होता है। तो मैंने अगर बोला आपको कि कार्बन 12 AMU, इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बन 12 है इसका मास कितना है, 12 AMU के बराबर है, मतलब हाइड्रोजन के मास के 12 गुना। अब हमको इसको 12 गुना को 1 में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 से जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 AMU। तो आज से हमने क्या किया, 1 AMU का डेफिनेशन हमने कैसे बनाया कि कार्बन 12 जो होगा, कार्बन 12 एक आइसोटोप है कार्बन का, तो कार्बन 12 का हम लोग आइसोटोप लेंगे और इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड करेगा तो हमको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली हाइड्रोजन का जो मास है वही तो मिलेगा, क्योंकि 12 AMU का शुरुआत में मतलब क्या था, हाइड्रोजन के मास का 12 गुना। अब इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट मिलेगा, और एक पार्ट किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन के एटम के मास के बराबर। अब आप बोलोगे कि सर जब हाइड्रोजन तक ही पहुंचना था तो इतना मेहनत क्यों किए, तो उसका रीजन है हाइड्रोजन जो है बहुत सारे एटम के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन कार्बन जो होता है, दुनिया में जितनी भी चीजें मिलती हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉन लिविंग हो, ऑलमोस्ट सब में क्या होता है, कार्बन जो है प्रेजेंट होता है। तो कार्बन सब में प्रेजेंट होता है तो सबका मास निकालना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। चाहे लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल हो, सब में कार्बन जो है मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, वेट को हमने चेंज नहीं किया, हमने एटम को बस बदल दिया, हाइड्रोजन की जगह हमने क्या यूज कर दिया, कार्बन यूज कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब फाइनली हम लोग वापिस नहीं आएंगे, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर बार बार वापिस आ जाते हो करके, ठीक है। कहाँ गया अपना टाइम, कहाँ गया, हाँ, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मतलब प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में जो है हमको पढ़ना है, ठीक है। सो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम जो है ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट जो हम लोग यूज करते ही हैं, जैसे टाइम के लिए हमने एसआई सिस्टम क्या बना के रखा हुआ है, टाइम के लिए जो है हमने एसआई सिस्टम बना के रखा हुआ है, सेकंड। लेकिन जब आपसे कोई आपका एज पूछता है तो क्या आप सेकंड में बताते हो कि आज मेरा एज जो है 1,26,95,612 सेकंड हो गया हूं, ऐसा बोलते हो क्या, आप क्या बोलते हो कि मैं 15 ईयर का हो गया हूं या हो गई हूं, या 16 ईयर का होने वाली हूं या होने वाला हूं। तो आप एसआई सिस्टम यूज नहीं करते, आप किसका यूज करते हो, आप यूज करते हो ईयर का। तो ईयर क्या है, एक प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है। जैसे अभी मैं पूछूं कि अभी जो है सुबह सन निकला था और शाम को डूब गया, कितने टाइम में डूबा, तो आप बोलोगे 12 घंटे में डूबा। अब आप यहाँ पर ईयर तो नहीं बोलोगे, कि ईयर बोलोगे कि 1 साल में डूबा सन, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, आवर का यूज किया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आज सुबह जो है सन निकला है, कल फिर सुबह जब मतलब ये सन जो है कितने टाइम बाद वापिस आएगा, मतलब मैंने आपसे पूछा कि अभी सन निकल रहा है, सुबह हुई है, फिर ऐसा नजारा देखने को हमको कब मिलेगा, तो आप बोलोगे कि सर अगले दिन मिलेगा, एक दिन बाद मिलेगा। तो आपने क्या वर्ड यूज किया, 1 डे यूज किया। तो डे क्या है यहाँ पर, एक प्रैक्टिकल यूनिट्स है, ठीक है। तो सेकंड भले ही हमारा एसआई है, लेकिन इसके अलावा भी प्रैक्टिकल यूनिट्स होता है। जैसे हमारा एग्जाम जो होता है कितने घंटे का होता है, अब मैं पूछूंगा अगर आपसे कि आपका बोर्ड एग्जाम कितने टाइम का हुआ, तो आप बोलोगे कि सर 3 आवर्स का हुआ। तो क्या आवर एसआई यूनिट है, नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल यूनिट्स है, ठीक है। उसके बाद आपने डे यूज किया, तो बहुत सारे आवर्स मिलकर क्या बनाते हैं, डे बनाते हैं। बहुत सारे डेज मिलकर क्या बनाते हैं, वीक बनाते हैं। बहुत सारे वीक्स मिलकर क्या बनाते हैं, मंथ बनाते हैं। बहुत सारे मंथ मिलकर क्या बनाते हैं, ईयर बनाते हैं। और जब 10 ईयर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। और जब 100 ईयर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जहां पर हमको जैसा सुटेबल होता है। जैसे हमको हमारा एज अगर बताना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इतने साल का है। अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारे मोबाइल में रिचार्ज कितना बचा हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं इतने दिन का बचा हुआ है। हम लोग बोलते हैं कि हमारा एग्जाम कितने टाइम का है, हम लोग आवर का यूज करते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से जहां पर हमको जैसा कंफर्टेबल फील होता है वहां पर हम लोग वैसा यूनिट जो है हम लोग अप्लाई कर देते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इससे पहले जब हमारा सेकेंड वाला टाइम नहीं बना था तो लोग क्या यूज करते थे, रेत का यूज करते थे। आपने देखा होगा कि घरों में जो है इस तरीके का जो है एक जो है सिस्टम जो है बना हुआ रहता था, ऊपर और नीचे में जो है रेत भरा हुआ होता था, ठीक है। जब ये रेत ये पूरा भरा हुआ होता है, जब यहाँ का पूरा रेत खाली होकर यहाँ चले जाता था तो लोग उसको क्या मानते थे, एक दिन हो गया करके, ठीक है। फिर ये इसको उल्टा कर देते थे तो फिर अगले दिन फिर ये रेत गिरता था, तो लोग जो है उस समय टाइम का पता लगाने के लिए जो है इस तरीके का जो है यूज करते थे, ठीक है। तो ये हो गए टाइम के प्रैक्टिकल यूनिट्स। टाइम का सबसे छोटा यूनिट जो होता है, जो कि सेकंड से भी छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वन स्टैक बोलते हैं, ठीक है, वन सेक बोलते हैं, ठीक है, वन एस टी ए के ई। अब इसको स्टेक रीड नहीं करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे वन सेक बोलेंगे, मतलब हिलाने वाला, एस एच ए के ई, हिलना, ठीक है। सो वन सेक इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर -8 सेकेंड। मतलब एक सेकेंड का देख लो, ठीक है। जब 10 करोड़ टुकड़े करोगे उसके तो उसका एक पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन स्टेक जो है हम लोग इसको बोलते हैं, वन सेक जो हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको एक सेकेंड का डेफिनेशन जब पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर बता दिया था कि सीजियम एटम जो होता है उसमें जो हाइपरफाइन लेवल के बीच में वो एटम कितने बार ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपको याद है मैंने आपको बताया था 9 अरब जो है 19 करोड़ 26 लाख 31,770 ऐसा ऐसा कुछ समथिंग क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी कि 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,000 समथिंग, याद नहीं मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके का जो है हम लोग पहले टाइम का जो है यूज करते थे। तो जब फिर हमारे जब हमने क्या किया, स्टैंडर्ड यूनिट जब बनाया सेकेंड, तो सेकेंड को हमने डिफाइन कर दिया कि जब सीजियम एटम के अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दो हाइपरफाइन लेवल के बीच में 9 अरब 19 करोड़ क्या बोलते हैं 26 लाख 31,770 टाइम्स जब वो अप डाउन कर लेगा, हाइपरफाइन लेवल में जो है ऑसिलेशन कर लेगा, तो जितना टाइम बीतेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे 1 सेकेंड। आपने अगर नहीं देखा है इसको 1 सेकेंड 1 केजी 1 मीटर के डेफिनेशंस को, तो इसके पुराने वाले वीडियोस में आप जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढो, आपको वहां भी जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स रिलेटेड टू मास, रिलेटेड टू लेंथ एंड रिलेटेड टू टाइम, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी जो है एसआई यूनिट जो बचे, उसके लिए कोई ज्यादा प्रैक्टिकल यूनिट जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, और अगर यूज भी करते हैं तो वो हम लोगों को आगे चैप्टर्स में जो है जैसे मिलते जाएगा। जैसे टेम्परेचर के लिए प्रैक्टिकल यूनिट जो यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, कहीं पर सेल्सियस यूज करते हैं, कहीं पर ह्यूमर स्केल यूज करते हैं, तो अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग जो है यूज करते हैं। तो उन सब के बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग उसके प्रैक्टिकल यूनिट्स को जो डिस्कस करेंगे। तो मेन जो होता है वो यही तीन चीज होता है, मास होता है, लेंथ होता है और टाइम होता है, ठीक है। इसी तीनों का हमको प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में जो हमको पढ़ना रहता है, बाकी सब जो है उतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। और थोड़ी बहुत अगर है भी तो पार्ट 1 पार्ट 2 बुक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे, वेव्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर जितनी क्वांटिटीज बची उसके जो है हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स का जो डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजरमेंट कैसे करते हैं डिस्टेंस का। जब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो तब कैसे मेजरमेंट करते हैं, जब बहुत छोटा डिस्टेंस हो तब उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट की जो हाइट पहली बार नापी गई थी, वो वहां पर उतना हाइट चढ़कर नहीं नापा गया था, वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से नापा गया था, ठीक है। और अगर आप माउंट एवरेस्ट की हाइट अगर टेप पकड़कर आप नापने जाओगे, मीटर स्केल पकड़कर नापने जाओगे, तो प्रॉपर आपको रीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि वहां पर इंसान ही ऐसे ले दे के पहुंचता है, तो वो टेप को लेकर जब पहुंचेगा तो क्या गारंटी है कि वहां पर जो है सटीक रिजल्ट जो है आपको देगा। वैसे भी अभी आप ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ोगे कि जैसे जैसे आप हाइट में जाते जाते हो, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट जो है खराब होने लगते हैं। जैसे अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो जब आप अच्छा एक जो है क्या करोगे, ब्रांड वाला घड़ी खरीदोगे, तो ब्रांड वाले घड़ी में जहां पर 6 o'clock लिखा रहता है, वहां पर जो है कुछ ऐसे जो है सिंबल्स बने होते देखे होगे, और इसके ऊपर में इसके ऊपर में या नीचे में जो है क्या रहता है, 30 मीटर 40 ऐसा 30 और 40 करके जो है लिखा रहता है, आप उसको नोटिस करना।
जो टाइटन हो गया, जो सोनाटा हो गया, जो अच्छे महंगे घड़ी होते हैं, उसमें जो है पानी का सिंबल रहता है और उसके नीचे जो है ऐसा 30 मीटर लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है कि जब वो घड़ी 30 मीटर नीचे चली जाएगी तो वो सही रिजल्ट आपको नहीं देगी। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके मोबाइल फोन्स हो गए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, अगर आप उनको धरती के अंदर चले जाओगे, सरफेस के ऊपर चले जाओगे, तो वो आपके लिए प्रॉपर वर्किंग जो है नहीं करेंगे। तो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे हमको क्या करना है, माउंट एवरेस्ट की हाइट नापनी है, K2 गेडविन ऑस्टिन की हाइट मापनी है। ठीक है, तो अलग अलग माउंटेन्स की हमको हाइट अगर मेजर करनी है तो हम लोग वहां पर जो है किस मेथड का यूज करते हैं और किस तरीके से उसको हम लोग नापते हैं, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कमेंट्स मी, आई विल आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।